बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज हम आप सभी लोगों को एक नया चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ टीचिंग इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। यानी हमारा जो शिक्षण है वो किस तरह से हो जिससे हम पर्यावरण में जनमानस में एक बहुत अच्छी जनचेतना लोगों में जागरूक कर सकें और इस पर्यावरण को हमारे विद्यालयी पाठ्यक्रम में किस विधि के अनुसार शिक्षण की व्यवस्थाएं दी जाएं, जिससे हमारे सभी छात्र छात्राएं पर्यावरण को बेहतर ढंग से अपने व्यवहारिक जीवन में इसका अनुपालन कर सकें। इस चैप्टर के सापेक्ष में सबसे पहले मैं आपको शिक्षण का अर्थ बताऊंगा। यद्यप आप सभी लोगों के जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं दो, उनमें भी शिक्षण पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी शिक्षण का उद्देश्य है, महत्व है, क्षेत्र है, अर्थ है, परिभाषाएं हैं, क्योंकि वह उसका सैद्धांतिक पहलू आप पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण की जो विधियां हैं यानी टेक्निक कौन कौन सी हैं, कैसे हम इस इन्वायरमेंट में कौन सी विधि से इसको बहुत प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं शिक्षण बताता हूँ। इसमें एक विद्वान है विलियम सी मार्स, उन्होंने एक परिभाषा लिखी है शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में। वह परिभाषा है, आज शिक्षण का अर्थ बालकों को व्यक्तिगत और समूह में समझाना और दिशा निर्देशन देना है। इससे आशा है कि इस प्रकार की सीखने के अनुभव उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे हर विद्यार्थी समाज में अपनी स्थिति बनाने के लिए लगातार और क्रमानुसार वह योग्यता प्राप्त कर सके। अब यह विलियम सी मार्स ने बताया कि हम बालक को समूह में बैठा के बता सकते हैं या उसको व्यक्तिगत अपने इस पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को उसको समझाएं, उसको दिशा निर्देश दें और उसको सिखाने में या अध्यापक के अनुभव को हम विद्यार्थी को ट्रांसफ़र करें, यानी बताएं। फिर वो जो सीखेगा उसी अनुरूप वह समाज में जो जिस तरह की स्थिति होगा उस स्थिति में वह अपने को बनाने के लिए, यानी उसके अंदर की जो योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार वह अपने को समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेगा। इस तरह से यानी जब आप देखें, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत बहुत सारे अनेक विद्वान ने इस परिभाषा को कहा कि ये संकुचित है और बहुत सीमित दायरे की है। उन्होंने कहा कि हमारा जो अभिभावक होता है, सम्मानित अभिभावक है, उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ उसकी लोगों मतलब विद्यालयी परिवार से, शिक्षक से बड़ी अपेक्षाएं लेकर के वह अपने बच्चे को विद्यालयी परिवेश में पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए भेजता है। तो सबसे पहली उसकी अपेक्षा ये होती है कि उसका जो बालक है, जो विद्यालय नियमित रूप से क्लास पढ़ता है, तो वह ज्ञान प्राप्त करे, यानी जिस भी पाठ्यक्रम को पढ़ता है उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, और जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह उसका उपयोग करेगा। दूसरी चीज
वह विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ साथ और बहुत सारी स्किल की भी जानकारी प्राप्त करेगा, जिससे उसके अंदर यानी उसकी जो अभिवृद्धि है, उसकी जो अभिवृत्तियां हैं, उसमें परिवर्तन है। इसीलिए आप देखें, जब तक बच्चा घर होता है और जब विद्यालय जाता है, तो विद्यालय और घर दोनों के इन्वायरमेंट में जब वो पलता है तो बहुत सारे उसमें परिवर्तन, जब विद्यालयी परिवेश में बालक आता है तो वह उसका परिवेश जब परिवार में जाता है तो उसमें परिवर्तन दिखता है। तो उसके जो अभिभावक होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखिए हमारा बच्चा विद्यालय जाने लगा तो इसमें ये परिवर्तन हुआ, इन अच्छी आदतों का निर्माण हुआ। तो यह देख करके वो संतुष्ट भी होता है और प्रसन्न भी होता है। उसमें मूल्य निर्धारण की योग्यता हो जाती है और वह स्वतंत्र निर्णय लेने की उसके अंदर स्वतंत्रता महसूस करता है। जैसे भी कोई प्रसंग आता है, किसी ने कहा ये सही है, किसी ने कहा ये सही है, यदि उसके अंदर योग्यता नहीं है तो उन दोनों की बातों में उसमें असमंजस की स्थिति आ जाती है। यदि उसमें योग्यता है यानी बुद्धिजीवी है तो फिर उसके अंदर उस तरह की कोई अयोग्यता नहीं आती, बल्कि वो कहता है कि नहीं यही सही है। यानी स्वतंत्र रूप से वह अपने पक्ष अपने तर्क को रखने में वह सुदृढ़ पूर्वक करता है, तो भी उसका अभिभावक बहुत खुश होता है। उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे सहयोग की भावना जब व्यक्ति में, बालक में जब होता है तो हम आप उसे इस राष्ट्र का एक बहुत अच्छा नागरिक मानते हैं। क्योंकि आपने सुना है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार की भांति है। हम मनुष्य होकर के, एक मनुष्य की मानवता के रूप में रह करके आपस में कोऑपरेट करके रहना, एक सहयोग की भावना में रहना, ये हमारी शिक्षा, हमारा इन्वायरमेंट निरंतर हमें आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए ये हमारी अंतः प्रेरणाएँ होती हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण कुछ उद्देश्यों यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा शिक्षण कुछ विशिष्ट एवं निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में हम शिक्षण के माध्यम से उस प्रक्रिया को बहुत सरल और सहज रूप से बना करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसी भी इकाई हो या उप इकाई हो या प्रकरण हो, उसके लिए यानी उससे संदर्भित शिक्षण के लिए शिक्षक और शिक्षण की किसी विधि को अपनाता है और अपना करके उस शिक्षण विधि के अनुसार जो भी करिकुलम है, जो भी पाठ्यवस्तु है, उसके प्रस्तुतिकरण करने का वो ढंग प्रस्तुत करता है। क्योंकि आइए हम आपको शिक्षण विधि को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिक्षण पद्धति किसी कार्य करने में प्रयुक्त होने वाले तरीकों और सिद्धांतों की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए शिक्षण, जैसे आपको इसमें एक अध्यापन विधा है यानी टीचिंग डिवाइस। अध्यापन जो विधा है वह अन्य क्रियाओं के साथ अपनी एक सामंजस्य स्थापित करता है और स्थापित करते हुए किसी शिक्षण विधि का स्वरूप प्राप्त करती है। वास्तव में यह शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक कड़ी के रूप में इसको हम प्रयुक्त करते हैं। शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को अपने विषय से संबंधित भिन्न भिन्न विधाओं की जानकारी होनी चाहिए। और जब भिन्न विधाओं की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से वह अपनी शिक्षण विधा के साथ साथ वह अपनी शिक्षण को इतना प्रभावी और इतना सरल बना देगा
कि विद्यार्थी को आत्मसात करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अध्यापन की जो विधा है, जैसे वर्णन विधा है, विवरण विधा है, व्याख्या विधा है, स्पष्टीकरण विधा है, कहानी कथन विधा है, तुलना विधा है, उदाहरण दृष्टांत विधा है और प्रश्न विधा है। यह एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को शिक्षण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, यानी छात्रों के समक्ष रखने के लिए इतनी डिवाइस को वह अपने शिक्षण में अनुपालन करके वह अपनी पाठ्य वस्तु को सरल और सहज बनाने का कार्य करता है। आइए, जैसे पहला मैंने बताया आपको वर्णन विधा। वर्णन विधा का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? इस विधि का प्रयोग कोई घटना, दृश्य एवं नियम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा वास्तविक स्थिति का इस प्रकार से चित्रण करें कि जिससे विद्यार्थियों के समक्ष उस प्रकार के प्रकरण का एक मानसिक प्रतिबिंब उभर कर उनके समक्ष आ जाए। जैसे हम चार्ट दिखाते हैं तो बच्चे सारे आकर्षित हो जाते हैं चार्ट को देख करके। मॉडल दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, श्रव्य सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं जिससे पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों को आत्मसात हो सके। इसी को हम कहते हैं वर्णन विधा। दूसरा है विवरण विधा। इसमें भी किसी घटना, सिद्धांत, प्रणाली तथा तथ्य आदि को प्रस्तुत करने की एक सीधी विधि को हम विवरण कहते हैं। इसमें शिक्षक अपनी बात को कहता है और विद्यार्थी उसको सुनते हैं। इसीलिए इस किसी घटना के सिद्धांत या प्रणाली का जो रोचक तथ्य है या तथ्यपरक है या वस्तुनिष्ठ है, उसको क्रमवार उसका वर्णन विद्यार्थी को जब सुनाया जाता है तो विद्यार्थी, शिक्षक की इसमें बड़ी अहम भूमिका होती है और शिक्षार्थी इसमें श्रोता के रूप में स्टेप बाय स्टेप उस विवरण को सुन करके आत्मसात कर लेते हैं। तीसरा आता है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में किसी वस्तु का विश्लेषण करते हैं और वस्तु का जब विश्लेषण करते हैं तो उसको बहुत डीप करते हैं और उसको सरल बना करके करते हैं। इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का जब विवरण हम देने लगे तो कठिन प्रकरण आए तो उसको भी हम सरल रूप में उसको इस तरह से व्याख्या में बता दें कि बच्चे को वह कठिन को अति सरल लगने लगे। और जब हम स्पष्टीकरण देते हैं, तथ्यों को बच्चों के समक्ष रखते हैं, तो बच्चे बहुत जब सरल और सहज बनाते हैं तो बड़ी आसानी से उसका अनुग्रह करते हैं, अनुग्रहण कर लेते हैं। स्पष्टीकरण विधा। विषय को बोधगम्य जब बनाने के लिए इस विधा की हम सहायता लेते हैं। इसमें जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है क्रमबद्ध एवं विस्तृत रूप से करते हैं, क्योंकि आप देखें वर्णन सामान्य होता है जबकि स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ विशेष बातों का हम उल्लेख करते हैं। जैसे व्याख्या प्रसंगवश किसी विषय से संबंधित जटिल एवं कठिन भागों के लिए की जाती है, जबकि स्पष्टीकरण विषय के खास यानी मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करके बच्चों के समक्ष उसका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। कहानी कथन विधा। इस विधि का उपयोग प्रायः हम छोटी कक्षाओं के लिए करते हैं। बालकों का स्वभाव जिज्ञासु एवं कौतूहलपूर्ण होता है। इस विधि का प्रयोग बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है और इस विषय को समझने में कहानी के रूप में बहुत रुचि लेता है और कक्षा का जो वातावरण होता है उसको हम बहुत मनोरंजक वातावरण बना लेते हैं। किसी विषय की सूक्ष्म और जटिल भागों को कहानी के माध्यम से सरल और सुबोध बना करके हम इसको बड़ी भी कक्षाओं में उदाहरण के माध्यम से उसको बहुत कहानी के रूप में प्रस्तुत करके बच्चों को आत्मसात कराने की एक
अहम रोल होता है। यह शिक्षण प्रक्रिया में इसे मनोवैज्ञानिक विधा भी कहते हैं। अगला आता है तुलना विधि। तुलना विधि के अंतर्गत कोई दो व्यक्ति हों या दो वस्तु हो या दो घटनाएं हों या दो स्थितियां हों, उनसे संबंधित किसी भी प्रकरण की समानता हो या असमानता की तुलना की जाती हो। इससे शिक्षण में रोचकता आती है, विद्यार्थियों में सोचने और तुलना से निष्कर्ष निकालने की क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण दृष्टा विधि। उदाहरण दृष्टांत में बालक विचार शक्ति तथा कल्पना को जागृत कर उसके मानसिक विकास का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार अमूर्त विषय को मूर्त बनाया जाता है। उदाहरण के लिए इसके दो भाग हम आप कर सकते हैं, शाब्दिक उदाहरण और प्रदर्शनात्मक उदाहरण। शाब्दिक उदाहरण में जैसे कहानी, लोकोक्ति हैं, नीति श्लोक है, तुलना करना है, असमानताएं हैं, शब्द चित्रण इत्यादि आते हैं। प्रदर्शनात्मक उदाहरण में जैसे हम मानचित्र दिखाते हैं, रेखांचित्र बनाते हैं, बच्चों के समक्ष ग्लोब रखते हैं, मॉडल रखते हैं, चार्ट रखते हैं या ग्राफ आदि रखते हैं। यानी प्रदर्शन के द्वारा उस बात की हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। प्रश्न विधा, यह एक महत्वपूर्ण प्रभावी विधा है। परंपरागत होते हुए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण को हम रोचक, सजग और जीवंत बनाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्नों का प्रयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा जागृत करने के लिए, उनकी पूर्व ज्ञान को पता करने के लिए, उनकी मनोदशा की जानकारी करने के लिए, उनके विषयगत रुचियों की जानकारी करने के लिए या किसी समस्या के अवगत होने आदि पर इस प्रश्न विधा का प्रयोग करके उनके बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ उनको हम दे सकते हैं।